हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्यूशन में चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अनलॉक होने के बाद भी जो कंडीशन चल रही है अभी, जिससे लगता है कि ये भी आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होना है और ऑनलाइन होने का मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप कहीं से सॉल्व भी कर सकते हैं, उसका आप सलूशन भी कहीं पा सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये रटने पर ना आइए। आप अगर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं तो उससे एक लाभ आपका और भी मिलता है, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि एक ही क्वेश्चन में कुछ और आंसर छिपे होते हैं, इसलिए उसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ये क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हेल्थ डिफाइंड इन मेनी वेज इन मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी। हेल्थ को डिफाइन तो कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन इसमें कौन एप्रोप्रिएट है उस डेफिनेशन को, जैसा कि आप पहले क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ हेल्थ एज पर WHO रिकमेंडेशन। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट क्या दिया गया है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस्ड कंडीशन। यानी बॉडी और माइंड अगर हेल्दी कंडीशन में हो तो उसे हम हेल्थ मानते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं 3 एस्पेक्ट थे, इसमें एक छूट गया है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हेल्थ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्माइलिंग फेस। हो सकता है कोई हेल्दी ना होने के बाद भी स्माइलिंग की एक्टिंग कर सकता है, जैसे एक्टर्स हमारे करते हैं, तो ये अपने में करेक्ट नहीं है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, यही आपने पढ़ा था, तो ये ऑप्शन सी सही है, जो सबसे एक्यूरेट है। एक्यूरेट डेफिनेशन के बारे में कहा गया है, तो एज पर WHO रिकमेंडेशन जो बताया गया हेल्थ के बारे में वही एक्यूरेट डेफिनेशन है। और एक्यूरेट डेफिनेशन इसी में सभी तीनों एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेट के वेलबींग होने को एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए सही है। हेल्थ इज़ द सिंबल ऑफ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी। क्यों नहीं होता है, बहुत से ऐसे इकोनॉमिकली मैच्योर हैं लेकिन उनको दिमाग की ही टेंशन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए यहाँ पर, द ऑर्गेनिज्म व्हिच काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। इसमें से बताना है कौन सा है जो एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज काज करता है। तो अब देखिए, पैथोजन। पैथोजन आपने कह दिया, वो माइक्रोब्स जो डिजीज काज करते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं। ये बात नहीं इसमें आती है कि एनिमल में करते हैं प्लांट में, तो आप ये कह सकते हैं इसका ए ऑप्शन ये राइट यहीं पर आपको मिल गया। अब दूसरी चीज़ें गलत क्यों हैं उनको जान लीजिए, कि जो वेक्टर से ट्रांसफर्स होते हैं और ये वेक्टर डिजीज़ काज ही नहीं करते हैं, ये पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और जबकि इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनिज्म व्हिच काज डिजीज, काज का मतलब जिसकी वजह से डिजीज होती है, तो इसलिए ये गलत है। इंसेक्ट की बात आती है तो इंसेक्ट भी डिजीज़ काज करने वाले नहीं, वो अलग हैं। अगर कहीं पर करते हैं तो मैक्सिमम ये हैं कि जो एज वेक्टर वर्क करते हैं। और वार्म्स की बात करें तो वार्म्स भी जो है ये नहीं कह सकते हैं, सब में कहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं। तो पैथोजन एक एप्रोप्रिएट वर्ड है। अगर मान लीजिए कैसे नहीं होते, कुछ ऑप्शन होते हैं पैथोजन के अलावा कोई आता, तो उसमें दूसरे ऑप्शन को भी विचार करते हैं कि जब भी MCQ क्वेश्चन होता है उसमें राइट ऑप्शन कौन है, वो जो दिए गए उनमें से कौन राइट है, तो उसमें सबसे अप्रोप्रिएट ये पैथोजन है। वेक्टर और इंसेक्ट और वार्म इसको फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड इज। इसमें कुछ आपको बताने नहीं है, तो जानते हैं इसमें टाइफाइड के लिए जो आपको बताया गया है कि विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट से कन्फर्म होता है, ये है। और वैसे भी अगर दूसरे ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो इनको भी आपने सुन चुका है, एलिजा का टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, और PCR क्या है, ESR क्या है, ये सीयर पैथोलॉजिकल टेस्ट है, एलिजा भी टेस्ट है, लेकिन ये टाइफाइड से रिलेट नहीं है। PCR DNA में आप अभी खैर पढ़े नहीं हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका भी यहाँ पर रूल नहीं है। फोर्थ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिजीज आर ब्रॉडली grouped into infectious and non-infectious diseases in the list given below. Identify the infectious diseases. आपने जो क्लासिफिकेशन किया है, कुछ डिजीज इन्फेक्शस होती हैं, कौन सी नॉन इन्फेक्शस होती हैं,
कई ढंग से डिजीज़ को आपने 9th क्लास में डिवाइड किया था, उसी में से एक था इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस। जो इन्फेक्शन के नाते होती हैं यानी पैथोजन की एंट्री के नाते होती हैं, उनमें से आपको देखना है इसमें। अब आइए, यहाँ पर दिया गया कैंसर। तो कैंसर जो है ये इन्फेक्शस पहली बात तो है ही नहीं है, कभी कभी ये हो सकता है ऐसा वायरल की वजह से, नहीं तो आप जानते हैं ऑन्कोजीन्स इसके लिए हैं, या अनकंट्रोल सेल के ग्रोथ से होता है। इन्फ्लुएंजा आप जानते हैं ये एक डिजीज़ तो ये हो गई कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ है। ऐसे एलर्जी जो है इम्यून सिस्टम का रिस्पांस ऐसा नहीं होता है। दूसरा हो गया स्मॉल पॉक्स, और संयोग से दोनों जो हैं ये वायरल डिजीज़ हैं, और वायरल हो या बैक्टीरियल हो या फंगल हो, अगर किसी काज से होता है, पैथोजन से है, तो उसे हम इन्फेक्शस डिजीज़ कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें 2 हो गया। अब ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है, हमने बताया सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ का मतलब ऑप्शन डी ये आपका सही हो गया। द स्पोरोजोइड दैट काज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट ए पर्सन आर फार्मड इन, क्वेश्चन को ध्यान देना है, स्पोरोजोइड जो इन्फेक्शन काज करता है, कह लीजिए इंसान में मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट मॉस्किटो से एनिमल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो किसी मलेरियल पर्सन से ले करके आती है। तो वहाँ पर कहा गया ये बनता कहाँ पर है, तो लीवर ऑफ पर्सन, ये जो इंसान की बात आ गई उसको तो आप ऑलरेडी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि स्पोरोजोइट बन गया था मॉस्किटो से ट्रांसफ़र किया गया, इसका मतलब फार्मेशन इंसान में पहुँचने से पहले आ गया। तो लीवर ऑफ पर्सन इसलिए बात गलत है, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो तो वहाँ पर भी नहीं होता है। अब यहाँ पर सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, गट ऑफ मॉस्किटो, तो ऑप्शन डी इसका सही है। गट ऑफ मॉस्किटो या मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में होता है, वहाँ बन करके जब रिलीज होते हैं तो इसकी बॉडी कैविटी से होते हुए या हीमोसील से होते सेलेवरी ग्लैंड में डिपॉजिट होते हैं, बनते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई, यानी किससे, कौन वेक्टर का काम करता है, चिकनगुनिया को कौन फैलाता है, किसकी वजह से होता है। तो आप जानते हैं हाउस फ्लाई नहीं है, एडीज मॉस्किटो, तो ऑप्शन बी सही हो गया। और इसी के साथ जान लीजिए 3 मच्छर की बात कई बार हम कर चुके हैं, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। एडीज से आप जानते हैं डेंगू, तो ये 2 बीमारी करते हैं, चिकनगुनिया एंड डेंगू, बोथ द डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाई एडीज मॉस्किटो। मेनी disease can be diagnosed by observing the symptom in the patient, which group of symptoms are indicate of pneumonia। बीमारियों को पहचानते हैं हम कैसे हैं, उनके सिम्पटम से, ये सिम्पटम है ये डिजीज़ हो सकती है। अब आपको बताना है कि कौन सा सिम्पटम का ग्रुप है, इसमें बहुत से सिम्पटम दिए गए हैं, किस सिम्पटम के ग्रुप में कह सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी को निमोनिया हुआ है। तो निमोनिया के लिए देखिए, अब कोरिलेट करते हैं ऑप्शन से इसके, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ही है, फीवर, चिल्स, बहुत ठंडी लगती है, कफ, हेडक, ये पूरा इससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अब रही बात दूसरी, जो यहाँ पर लिस्ट है उसको ज़रा कोरिलेट कीजिए, इसलिए बता रहे कि आपको आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन हमारा केवल आंसर बताना नहीं मतलब है, दूसरे क्यों नहीं है, किससे रिलेटेड हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ब्लड क्लॉट्स, ब्लीडिंग इसमें होती है और एब्डोमिनल पेन होती है, क्रैम्प्स का मतलब ऐंठन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये करेक्टर जो मैच कर रहा है अमीबिएसिस से, तो अमीबिएसिस का अगर यही क्वेश्चन पूछा गया होता कि अमीबिएसिस का सिम्पटम क्या है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता। इसी तरीके से नेजल कंजेशन, नाक में जकड़न हो, सांस सही से न ले पा रहे हो, डिस्चार्ज हो, नाक बह रही है, कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडक, ये सब जो मिलते जुलते हैं ये कॉमन कोल्ड या जुखाम की केस में ऐसा होता है, तो ये कॉमन कोल्ड के सिम्पटम हैं। इसी तरीके से हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खलास हो जाना, कॉन्स्टिपेशन मारना, ये मैच करता है टाइफाइड से। तो ये सही बात है, आंसर आपका ये सही हो गया। डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडक आर द मेजर सिम्पटम ऑफ निमोनिया। और दूसरे जो हैं
वो किसके हैं इसको हमने बता दिया कि अगर उनके रिगार्डिंग पूछा जाता तो वो भी आप बता लेते। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एक के कौन से सिम्टम है, लेकिन आपने 4 डिजीज़ को यहाँ पर जान लिया तो आंसर का काम तो आपका हो गया, लेकिन इसको भी जानते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं कैंसर काजिंग जीन्स कॉल्ड, कैंसर जीन्स को जो प्रमोट करने वाला जीन्स है, तो इसमें कुछ आपको करना नहीं है। ये ऑप्शन आपका सी हो गया, ऑन्कोजीन्स नहीं भूलिएगा। जीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द कैंसर इज ऑन्कोजीन्स, सब में रहता है, एक्टिव नहीं होता अलग बात है। अब उसकी चर्चा भी, चूंकि आप जीन वाला चैप्टर पढ़े नहीं हैं, जेनेटिक्स पढ़े नहीं हैं, नहीं तो स्ट्रक्चरल जीन को आप जानते हैं कि ग्रुप, कुछ जीन का वर्क एक ग्रुप से होता है, तो उसमें एक एक पार्ट जो किसी फंक्शन के लिए जीन का ग्रुप काम करता है उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्सप्रेसर जीन और रेगुलेटरी जीन उसी के पार्ट हैं। आगे हम ओपेरॉन मॉडल में इसकी चर्चा करेंगे, अभी बताएंगे, समय लगेगा, उसको आप समझ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये आप पढ़ चुके हैं वो कैंसर की केस में, मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट ग्रो रैपिडली एंड move other part of the body to form new tumor, this stage of disease is called, क्या कहते हैं भैया, जरा को रिलेट कीजिए। तो आपने ये कहा था यही प्रोसेस मेटास्टेसिस है, जहाँ पर कैंसरस सेल्स हैं। आपने एक बेनाइन ट्यूमर पढ़ा था और एक मैलिग्नेंट पढ़ा था। तो बेनाइन का मतलब वो लोकलाइज थी और मैलिग्नेंट का मतलब जब यहाँ से सेल्स दूसरी जगह पहुँचती थी और इसी का यहाँ से दूसरे पार्ट में फैलने की प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मेटास्टेसिस सही हो गया। व्हेन एन अपरेंटली हेल्दी पर्सन इज डायग्नोस्ड एज अनहेल्दी बाय ए साइकियाट्रिस्ट द पर्सन कुड बी दैट। अब इसमें सिम्पटम जो बताया गया है, जैसे कोई मानसिक रोगी है तो एक मानसिक रोगी को होने के लिए कैसे पता लग जाएगा, तो इसमें जो दिए गए हैं फैक्टर्स, जो सिम्पटम दिए गए हैं उसी से कोरिलेट करना है। यानी एक साइकियाट्रिक पेशेंट में जो साइकिक है उसमें कौन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। द पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट हिज वर्क, यानी वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाता है, ये वर्क से उसका फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, इकोनॉमी से कोई बिजनेस तो है नहीं। द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल मैल एडजस्टमेंट, उसमें ऐसा हो जाता है उसके बिहेवियर में मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो उससे एक्सपेक्टेशन होती है ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा बोलेगा, ऐसे उठेगा बैठेगा, उसमें चेंज आ जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और सोसाइटी के लिए मैल एडजस्टमेंट्स, यानी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अलग हो जाती है। भाई कहते हैं पहले से इनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ा, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी आपका सही हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर रिमेटॉइड अर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपने ऑलरेडी जान लिया है चैप्टर में। अब यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी चीज़ें, कौन सा ऑप्शन इस केस के लिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए फिट पड़ता है। तो यहाँ करेक्टर्स दिए गए हैं। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन आर फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स, तो एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरे ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए, बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, more antibodies are produced in the body, the ability to differentiate pathogen and foreign molecules from cells is lost। तो यहाँ पर आप जानते हैं इम्यून सिस्टम का है, तो इसमें तो ये एक ऑप्शन अभी जहाँ लास्ट में पहुँचे हैं ये तो फोर्थ लागू होता है। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स इज लास्ट, वो नहीं पहचान पाती है, अपने ही सेल पर अटैक कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें अपने ही सेल को, उसको चाहिए क्या, इम्यून सिस्टम करता क्या, फॉरेन को और अपने को, सेल्फ को पहचानता है, लेकिन इसमें पहचान नहीं पाता तो अपने को ही डैमेज करने लगता है। तो एक तो ऑप्शन आपने ये जान लिया, ये वाला अपनी जगह राइट है। और दूसरा बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, बात वही हुई, पहचान नहीं पाता इसलिए अटैक करता है इस पर, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। दूसरा और चौथा दोनों राइट हैं, और ये दूसरे चौथे को सपोर्ट किस ऑप्शन से किया गया है उस पर ध्यान दीजिए। तो ए में कहा गया फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, सेकंड और फोर्थ बी में आता है, तो इसलिए ये आंसर आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज काज्ड बाय HIV एमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट ए
मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV से एड्स होता है। अब ये एड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचने का इसमें से कौन सा मोड नहीं है, यानी कैसे कैसे एक से दूसरे में पहुंच सकता है, वही तरीका इसमें बताया गया है। तो इसमें जो राइट तरीका है वो आपको जानना है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर करना क्या है, which is caused by HIV among the which is not mode of transmission। इसमें से मोड कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना होता है, कौन है कौन नहीं है, यानी इसमें सब मोड ही हैं, कौन नहीं वो करना है। तो यहाँ पर देखें, ट्रांसमिशन ऑफ कंटेनिंग कंटामिनेटेड ब्लड, अगर एक HIV से पीड़ित इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को दूसरे में को दे दिया जाएगा, उसको भी हो जाएगा, यानी कंटामिनेटेड ब्लड अवॉइड करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन के लिए, यानी एक काज ये भी होता है, यानी ये काज सही है अपनी जगह पर, ठीक भैया। दूसरा, शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल्स, और निडल से भी पहुंचता है। आप जानते हैं कि अगर जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, एड्स जिसको हुआ, उसको कोई निडल लगाई गई, उसी से फिर दूसरे को लगा दिया गया, वो भी हो सकता है, यानी ये भी बात भी अपनी जगह पर सही है। शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जो इन्फेक्टेड है, एड्स से पीड़ित है, उससे हाथ मिला लेंगे आपको एड्स हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, यानी ये बात सही नहीं है। और इसमें गलत क्या करना था, कौन सही नहीं है, कौन मोड नहीं है, तो C ऑप्शन आपका सही हो गया। और D, सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, तो ऐसा होता ही है, तो आपने कह दिया ये भी सही है, ये वाली बात गलत थी और गलत ही ढूंढना था, ये आंसर आपका सही हो गया। आगे भैया 13, स्मैक इज ए ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, स्मैक जो आप भी पढ़े थे, ड्रग एडिक्शन या एल्कोहलिज्म, एल्कोहल एज एब्यूज़, तो उसमें आपने कई जो नशेड़ी गजेड़ी लोग यूज करते हैं, एडोलसेंस फेज की प्रॉब्लम जो बताई गई थी, देखिए आपका भी एक हीरो भी इसी में चला गया। तो आपकी बुक में कई टाइप के ड्रग्स को मेंशन किया गया है, तो उसी में से स्मैक भी था। तो स्मैक पाया कहाँ से जाता है आपको बताना है, तो उसका सोर्स क्या है, लैटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम, ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया, यहीं से पाया जाता है। और पापावर सोमनीफेरम माने जिसको हिंदी में कहते हैं पोस्ता, ये साइंटिफिक नेम है पापावर सोमनीफेरम। तो पापावर सोमनीफेरम के लैटेक्स से, उसके दूध से ये स्मैक तैयार की जाती है। आगे वाला आंसर आपको सही मिल गया, लेकिन एक गलत है, क्यों, उनको भी आप जान सकते हैं। कैनाबिनस को कैनाबिनाइड्स मिलते हैं, जो गांजा वाला पेड़ है उससे। फ्लावर ऑफ धतूरा उससे नहीं मिलता, धतूरा आप जानते हैं दूसरे टाइप का है, लेकिन इसको भी नशे के रूप में लोग ले सकते हैं, लेकिन ड्रग्स में डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो देसी लोग हैं इसका मज़ा कभी कभी लेते हैं, वैसे बहुत डेंजरस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 14th क्वेश्चन, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई ए सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाती हैं, और स्पेशल टाइप की प्रोटीन को कहते हैं इंटरफेरॉन। अभी आपने ये नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन शायद आ चुका है डिजीज़ वाले में। तो इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन्स आर द प्रोटीन रिलीज बाई दो सेल्स विच आर इन्फेक्टेड बाई वायरस, या वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित जो सेल्स हैं वो दूसरी सेल ना अफेक्टेड हों, तो इंटरफेरॉन हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बॉडी को सेफ रखने के लिए इंटरफेरॉन्स बनाए जाते हैं। तो C ऑप्शन सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सेव सर्टेन प्रोटीन often fails due to rejection of such issue organ by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? जब ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, ट्रांसप्लांटेशन से परिचित हैं, कोई बॉडी पार्ट वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ट्रीटमेंट करते कैसे सही से काम करने लगा, इलाज भी किया, अल्टीमेट ये पता लगा अब ये इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं हो सकता, नहीं सुधर सकता है, तो एक रास्ता बनता है, जैसे किडनी केस देखते हैं, अब भाई इनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। तो जब ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बॉडी ट्रांसप्लांटेशन के समय फॉरेन टिश्यू को, फॉरेन आर्गन को कभी कभी एक्सेप्ट करती, कभी कभी रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर आपको बताना है इम्यून रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है इम्यून सिस्टम की, किस वजह से
ये कहाँ से कंट्रोल होता है, रिजेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, वो कैसा है। तो इम्यून सिस्टम का काम तो है और सब में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बात लिखी गई है, लेकिन इसमें जो सबसे सही बात है वो ये है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। आपने कई टाइप का इम्यून रिस्पांस जाना, ऑटो इम्यून रिस्पांस, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस जो बाई ब्लड होता है, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पांस जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे कंट्रोल करती हैं। तो इसमें से ये सेल मेडिएटेड है इम्यून रिस्पांस। तो 15 में डी ऑप्शन आपका सही हो गया। 16 क्वेश्चन, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विथ which protect the newborn baby from certain disease is of। आप जानते हैं एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर कोलोस्ट्रम की बात कही गई है, जो माँ का पहला दूध होता है इनिशियल, ये बेबी को बहुत सी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और जानते हैं ये डिफरेंट टाइप के उसमें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स के कई टाइप हैं। तो जो मेन है इसमें कहा गया है कि जो मेन है वो कौन सा है, न्यूबॉर्न में भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में तो बहुत टाइप के इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन जो कोलोस्ट्रम का मेन पार्ट है वो IgA टाइप है। तो ऑप्शन बी IgA टाइप ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स कोलोस्ट्रम में माँ के शुरुआती दूध में ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नार एड्रेनालिन। ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन हैं, एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन सिक्रेट होते हैं कहाँ से, एड्रिनल से, जो किडनी पर पाई जाने वाली ग्लैंड है। द कंपोनेंट काजिंग दिस कुड बी। अब ये कंजम्पशन में, ये स्टिमुलेशन में हेल्प कैसे करते, इसमें क्या पाया जाता है। तो ये सबको पता है कि टोबैको का मेन जो मटेरियल है वो है निकोटीन। ये निकोटीन इसमें होता है, इस वजह से एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन का सिक्रीशन इससे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चाहे तो दूसरी भी आप जान सकते हैं, जो नाम दिए गए हैं ये और भी इसी टाइप के मटेरियल्स हैं, जैसे मार्फिन है, कोकेन है, कोडीन है, इनमें ये सब एल्कलाइड की कैटेगरी में आते हैं और ये निकोटीन भी एक टाइप का एल्कलाइड है। तो फिलहाल आप सीधे आंसर पर आएँ तो ये हो गया। फिर यहाँ पर पहुँचते हैं 18, एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंस। एंटीवेनम का मतलब सांप का जो जहर होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी को सांप काट दिया तो जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो एंटीबॉडीज दी जाती है, वो एंटीवेनम कहलाता है। वेनम का मतलब सांप का पॉइजन और एंटीवेनम का मतलब जो उसके पॉइजन के अगेंस्ट काम करे, वो लिख भी दिया गया। एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेंस, इसमें क्या होता है कि जो ऐसा काम कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए एंटीजेंस तो दिया जाता है एंटीबॉडी बनवाने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस नहीं, एंटीबॉडीज़। तो ये राइट ऑप्शन हो गया सी। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ वो ऑलरेडी हमने कहानी कभी बताया था कि कभी कभी सांप का जहर वो विष करने वाली कहानी बताए थे, याद होगा तो समझ लीजिएगा, नहीं तो चलिए कभी चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड पार्ट आ चुका है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लिम्फॉइड की। तो इसमें अगर आप देखें स्प्लीन, टॉन्सिल, पैंक्रियाज, थाइमस, ये सब लिम्फॉइड हैं। कहीं न कहीं से आपके ये इम्यूनिटी से भी रिलेटेड हैं। लिम्फ के फार्मेशन में या लिम्फ के पार्ट को बनाने में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर को ही लिम्फॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। उसी में स्प्लीन भी आता है, टॉन्सिल भी आता है, थाइमस भी आता है। सभी लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। लेकिन पैंक्रियाज जो है इसमें सबसे अलग है, जिसको आपने मिक्स्ड ग्लैंड के फार्म में ऑलरेडी जान लिया है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट से ये बना होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज large sized at birth and reduced in size with aging। ये यहाँ पर भी चर्चा आई है और 11th में भी चर्चा आ गई थी इसकी, जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही थी, कई ग्लैंड की बात कही गई थी। तो इसमें जानते हैं कि थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है, शुरू में जब इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता है उस समय ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। लेकिन धीरे धीरे चले, तब तक दिमाग में आपके चलता रहे। ऑप्शन ये सही है
लेकिन जैसे जैसे बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, एज बढ़ती है, उसी के साथ ये थाइमस रिड्यूस हो जाती है और इसका जो वर्क था, परेशान नहीं होना है कि ये रिड्यूस हो जाएगी, काम कैसे करेगी, ये रिप्लेस कर दी जाती है। यानी इम्यून सिस्टम इसका काम करने लगता है, तो थाइमस का रोल नहीं रह जाता। पहले जब इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता है तो ये इंपॉर्टेंट होती है। तो बॉडी एज के साथ बॉडी पार्ट का डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन जैसे हमने फ्लावर में बताया था कि डिफरेंट पार्ट खत्म हो जाते हैं लेकिन ओवरी का डेवलपमेंट होने लगता है, ऐसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट का डेवलपमेंट तो उम्र के साथ बॉडी के डेवलपमेंट के साथ होता है, लेकिन ये थाइमस जो है ये और रिड्यूस होती है इसकी साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोज्वाइन इज ए। हीमोज्वाइन पता होगा आपको, हीमोज्वाइन ये प्लाज्मोडियम की स्टेज आरबीसी के अंदर रह करके अपने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में हीमोज्वाइन रिलीज करती है, यानी हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर ये किस रोल में फिट पड़ता है आपको बताना है। प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रिकर्सर का मतलब होता है जो उसके फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता, तो ऐसा है नहीं, तो हार्मफुल ही है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकाकस, कोई मतलब नहीं स्ट्रेप्टोकाकस का है, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड है हीमोज्वाइन। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट सेल, ये चलिए आपके काम की बातें हैं, मिल गई, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड पहली बात कही गई। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलस, देखिए कभी कभी होता है कि आंसर से ही आंसर पता लग जाता है, जो ऑप्शन है उसमें से चूज करना इजी हो जाता है। अगर आपको इतना भी ध्यान रहेगा, हीमोज्वाइन मलेरिया की रूट काज है और ये हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम की उस स्टेज से बनाई जाती है जो आरबीसी के अंदर रहता है, तो यहाँ पर जो हीमोफिलस नाम दे दिया, स्ट्रेप्टोकाकस नाम दे दिया, ये तो अपने आप गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। रिंगवर्म जानते हैं एक फंगल डिजीज होती है, डिफरेंट टाइप के फंगस इसको काज करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे कोरिलेट करें तो आप ये पाते हैं कि माइक्रोस्पोरम नाम सुन चुके, एक फंगस है, ट्राइकोफाइटान एक फंगस है, एपिडर्मोफाइटान एक फंगस है, और ये सभी रिंगवर्म या डिफरेंट टाइप की स्किन डिजीज़ को प्रमोट करते हैं, जबकि माइक्रोस्पर्मम जो है ये फंगस नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको बताना था कि कौन इसका अपोज कर रहा है कि नहीं है, तो डी है, और इसके बारे में नाम न सुने हो तो जान लीजिए ये एग्जाम्पल है एक ब्राउन एल्गी का, यानी फियोफाइसी का मेंबर है, एक एल्गल है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया जो होती है एक व्यक्ति में, उससे रिलेटेड कौन सा सिम्पटम इसमें फिट पड़ता है। दे आर मोर प्रोन टू मलेरिया, मलेरिया उनमें इजीली हो जाएगी। मोर प्रोन टू टाइफाइड, टाइफाइड इजीली हो जाएगा। लेस प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू टाइफाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम बताना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम आता है जो मलेरिया काज करता है, आरबीसी में लाइफ बिताता है, सिकल सेल एनीमिया में इसकी साइज कम हो जाती है, यानी इसका जो आहार है आरबीसी जहाँ से मिलता है उसकी दुकान छोटी हो गई, तो ये मलेरिया उसमें अगर रहेगा ही नहीं, मान लीजिए ऐसे ही सब आरबीसी हो जाए तो उसके लिए उचित स्थान नहीं है। तो अप्रोप्रिएट राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज लेस प्रोन टू मलेरिया। थैंक्स।